Hello, viewers. Today, in the world of sentence, we are going to start a new phase of modals. Because you have already seen the application of auxiliary verbs. आप सभी ने ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग जिसकी संख्या 14 होती है टेंस नामक चैप्टर में देखा है, समझा है, पहचाना है और सीखा है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडल्स को। मॉडल्स वही जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। आपको याद होगा, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। मॉडल्स की दुनिया में हम लोग के पास शब्द हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, used to, out to, need not and last dare not। इन सारे को हम लोग मॉडल्स के नाम से जानते हैं। आपकी जानकारी में है कि 14 हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और 13 ये मॉडल्स जो आने वाले हैं। हालांकि हम लोगों ने इसमें से विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग सीख लिया है। यह क्रमशः आपने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये मॉडल्स हैं that is not going to be controlled by the subject. They are independent, they are free, and they always take verb first form. हमेशा ये सारे शब्द वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं। हां, ये बताना यहां पर आवश्यक होगा कि जिस तरीके से, जिस आसान तरीके से आपने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सीख लिया, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा, मस्तिष्क को लगाना होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 13 टोटल का टोटल मॉडल्स का स्ट्रक्चर एक ही होता है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद मॉडल को डालना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका जो जी चाहे सेंटेंस में बचा हुआ उसको डॉट डॉट में डाल दे। ये सारे मॉडल वर्ब्स का एक ही पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि 13 मॉडल्स का 13 सेंटेंस पैटर्न होगा, 13 स्ट्रक्चर्स होंगी। सभी का एक ही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद मॉडल्स को, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद बचे हुए शब्दों को। सवाल यह उठता है कि हम मॉडल्स को कैसे मस्तिष्क में एडजस्ट करें, मॉडल्स को कैसे सीख लें। जैसे हिंदी में आपने देखा कि रहा था, रही थी, वर्तमान में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो, जारी रहे, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। वर्तमान में जिसकी क्रिया लगातार जारी रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बड़ा आसान था समझना। रहा है, रही है, बड़ा आसान था समझना। वर्तमान में जिसकी क्रिया पूर्ण हो, या चुका है, चुकी है, या है, ई है, तो बहुत आसान है याद रखना, समझना भी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये मॉडल्स हैं। मॉडल्स आमतौर पर
सीखने वाले को काफी कंफ्यूज करता है। सवाल ये उठता है कि हम बिना कंफ्यूजन का इसे कैसे सीखें। एक रास्ता है जिसके बल पर आप चाहें तो इसे आराम से सीख सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर विशेष ध्यान देना होगा। मॉडल्स को सीखने के लिए आप उसके क्षेत्र में चले जाएं, आप उसके एरिया पर ध्यान दें। यदि आप क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, एरिया पर ध्यान देते हैं कि किस एरिया में कौन सा मॉडल प्रयोग किया जाता है, तो आपको सहजता महसूस होगी, आप इजी महसूस करेंगे। और यदि एरिया को भूल जाते हैं तो आपके लिए सीखना कठिन हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में कंफ्यूजन डेवलप कर जाएगी। एरिया को ध्यान देना होता है। मॉडल्स, यह सच है कि छात्रों को परेशान करता है। छात्र यह नहीं समझ पाते कि किस जगह पर, किस अवस्था में हम कौन सा मॉडल्स का प्रयोग करें। और वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो एरिया पर ध्यान नहीं दे पाते, क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाते। मॉडल्स का अपना मूड है, मॉडल्स का अपना मूड है। मूड से मेरा तात्पर्य है एक खास प्रकार की फीलिंग्स है, एक खास प्रकार का क्षेत्र है जिसमें मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी तो छात्र बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर ये कौन सी चीज है जिसे सीखने में इतनी परेशानी आ रही है। मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा, मैं सारे का एरिया आपको दिखलाऊंगा। अगर हिंदी के मुताबिक आप इसे देखेंगे तो आपके कंफ्यूजन को और ये डेवलप कर देगा, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन एरिया पर ध्यान देंगे तो आपके पास थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आज इस पीरियड में अब आप समझ चुके हैं कि मॉडल इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड if a learner, if a students pay special attention upon the area in which that particular models is going to be used. If you properly practice these sentences, you will be successful in maintaining balance between speaking and writing both. You have to pay special attention towards the area in which these models are going to be used. और आज के इस पीरियड में मैं आपके साथ एक मॉडल नहीं, 3 मॉडल को शामिल कर रहा हूं। आपको यह भी दिखलाऊंगा कि कितना कंफ्यूज करता है, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि यदि आपने एरिया पर ध्यान दिया तो यह आपके लिए सीखना कितना आसान है। सबसे पहले मैं लेता हूं पहला मॉडल शुड को। यह शैल का पास्ट फॉर्म है। शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट और विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो यह पास्ट फॉर्म है शैल का। इसकी डिटेल्स जानकारी आगे में सीखने को मिलेगा। तो पहला मॉडल मैंने लिया शुड, दूसरा मॉडल मैं ले रहा हूं आउट टू, और तीसरा मॉडल मैं ले रहा हूं मस्ट। 3 मॉडल्स आपके सामने आ चुके हैं। सीखना आसान है यदि आपने एरिया पर ध्यान दिया। हिंदी पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा फंसा देगा आपको। कैसे फंसा देगा, गौर करें। अगर आप हिंदी को देखते हैं तो मैक्सिमम छात्रों के मस्तिष्क में यह है कि शुड का अर्थ होता है चाहिए। जहां भी चाहिए शब्द आएगा हिंदी वाक्य में, हम शुड का प्रयोग कर देंगे। कंफ्यूजन इसलिए भी क्रिएट करता है कि आउट टू का भी अर्थ होता है चाहिए। जहां भी हिंदी वाक्य में आएगा हम आउट टू का प्रयोग कर लेंगे। और मस्ट में भी आता है चाहिए, जहां भी आप देखेंगे चाहिए प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जरा गौर फरमाएं, शुड का अर्थ भी चाहिए,
आउट टू का भी अर्थ चाहिए, मस्ट का भी अर्थ चाहिए। यदि आपके शिक्षक ने कोई प्रश्न दिया जिसमें मॉडल्स को भरना है, यूज करना है, आपने शुड का प्रयोग किया, तो आपके शिक्षक आपको फटकार लगाते हुए यह कहते हैं यहां तो आउट टू होगा। यदि आपने आउट टू लिख करके दिया तो आपके शिक्षक कहते हैं यहां तो मस्ट होना चाहिए। आपने मस्ट लिख करके दिया तो शिक्षक कहते हैं कि यहां तो शुड होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक के पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, कंफ्यूजन में आप होते हो। कहां पर हमें शुड करना है, कहां पर आउट टू करना है, कहां पर मस्ट करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। और इसकी जानकारी आपको तभी मिल सकेगी जब आप एरिया पर ध्यान देंगे। अगर एरिया क्लियर नहीं है तो मुश्किल है मॉडल्स का सही सही प्रयोग कर पाना। अगर हिंदी को ध्यान में रखें, शुड मीन्स चाहिए, आउट टू मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, अगर इसी को सिर्फ ध्यान में रखते हैं तो कंफ्यूजन तो बनता है, कंफ्यूजन तो होगी। लेकिन अगर हम एरिया को दिमाग में रख लेते हैं, क्षेत्र को दिमाग में रख लेते हैं, तो कंफ्यूजन किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। यह जानना जरूरी है कि किस फील्ड में हम शुड का प्रयोग करें, कौन कौन सा वो फील्ड है, हम किस फील्ड में आउट टू का प्रयोग करें, किस फील्ड में हम मस्ट का प्रयोग करें। अगर यह फील्ड जानकारी में आ जाए तो मैं समझता हूं आपको भी महसूस होगा कि सीखना और समझना और यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग एरिया पर ध्यान देते हैं और वन बाय वन सबको तोड़ते हैं। सबसे पहली बात, शुड का जब भी आप प्रयोग करोगे तो यह ड्यूटी को दिखलाने में प्रयोग किया जाता है। ड्यूटी इट मीन्स कर्तव्य। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आ गई, कर्तव्य, ड्यूटी। क्या आप कर्तव्य को समझते हैं? कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य क्या है? व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी को समझना आसान होगा तभी आप यूज कर पाएंगे। आप स्वयं से प्रश्न पूछिए, कर्तव्य किसे कहते हैं आप? तो आपका मस्तिष्क पहले ही कंफ्यूजन में चला जाएगा। मैं इसकी क्या परिभाषा दूं, कैसे समझूं कर्तव्य किसे कहा जाता है। मेरा एक लंबा चौड़ा अनुभव है छात्रों के बीच में कि जब भी मैंने बच्चों से बात करी और यह जानना चाहा कि कर्तव्य किसे कहते हैं, तो अनेकों प्रकार के आंसर आए जो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। ये छोटे छोटे शब्द हैं और शब्दों का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। हम में से प्रायः लोग शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं बिना समझे, बिना जाने। शब्दों को गहराई से समझना चाहिए, शब्दों की परिभाषा को समझना चाहिए। जब हम शब्द के मीनिंग को समझेंगे तभी उसका हम प्रयोग कर सकेंगे। यह सिर्फ हिंदी भाषा के साथ ही नहीं है, सारी भाषाओं के साथ है। तो ड्यूटी किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी क्या है? कर्तव्य क्या है? चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं कर्तव्य किसे कहते हैं। द वर्क असाइंड टू समवन, गौर से समझिएगा, द वर्क असाइंड टू समवन इज नोन एज ड्यूटी। किसी के द्वारा सौंपा गया कार्य कर्तव्य है। किसी के द्वारा सौंपा गया कार्य कर्तव्य है। जैसे आपके माता पिता आपसे कुछ कहते हैं तो बच्चों का वह कर्तव्य हो जाता है। आपके शिक्षक आपसे जो भी कहते हैं या कोई कार्य को सौंपते हैं तो वह आपका कर्तव्य हो जाता है। आपसे उम्र में बड़ा व्यक्ति जब भी आपसे कोई कार्य, आपके पास कोई कार्य सौंपता है तो वह आपके लिए कर्तव्य हो जाता है। आपके स्वयं के द्वारा
किए गए कार्य कर्तव्य नहीं कहलाएगा। जैसे आप प्रतिदिन समय पर पढ़ते हैं, समय पर खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, अनेकों काम को करते हैं आप, वो कर्तव्य नहीं है। किसी ने काम को सौंपा तो आपका कर्तव्य हो गया। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन कॉलेज में कराया, आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन कॉलेज में कराया, और वहां पर एक सेंटेंस बनी कि आपको या तुम्हें प्रतिदिन कॉलेज जाना चाहिए। अब इस वाक्य में क्या देख रहे हैं आप? इस वाक्य में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप उस कॉलेज के छात्र हैं, आपके पेरेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन कराया है, आपके पास एक कार्य सौंपा गया है कॉलेज जाने का, क्लास अटेंड करने का, सीखने का, जानने का, ज्ञान को बढ़ाने का, तो यह आपका कर्तव्य है कि आपको प्रतिदिन कॉलेज जाना चाहिए। ड्यूटी इट मीन्स किसी के द्वारा सौंपा गया कार्य। ड्यूटी इट मीन्स द वर्क असाइन्ड टू यू बाय समवन। कोई भी व्यक्ति आपके पास कोई कार्य छोड़ता है, कहता है, वह आपके लिए कर्तव्य बन जाता है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कर्तव्य पर खरे उतरते हैं अथवा नहीं। तो जहां कहीं भी कर्तव्य को दिखलाना होगा, गौर से समझेंगे, जहां कहीं भी कर्तव्य को दिखलाना होगा तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस का पैटर्न, सारे मॉडल्स का पैटर्न मैं एक जगह लिख दिया हूं, और सेंटेंस क्या हो जाएगी? तुम्हें प्रतिदिन कॉलेज जाना चाहिए। इट मीन्स यू शुड गो टू कॉलेज डेली, फुल स्टॉप। सेंटेंस तैयार हो गया। आपने एरिया को दिमाग में रखा कि शुड का पर पहला एरिया जो है वह ड्यूटी को दिखलाने के लिए है, तो आप आराम से सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। सिर्फ सेंटेंस को ही अरेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, जो आपको एक आदत में डेवलप कर चुका हूं। एक सेंटेंस बोर्ड पर है, 10 सेंटेंस का निर्माण आप कर सकते हैं। तरीका वही होगा जो आपने पूर्व में सीखा है। अब यदि इस वाक्य को आप यह कहना चाहें कि क्या तुम्हें प्रतिदिन कॉलेज जाना चाहिए, नियम जानते हैं, शुड को बाहर कर देंगे। शुड यू गो टू कॉलेज डेली? तुम्हें प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू कॉलेज डेली। उसे प्रतिदिन कॉलेज क्यों जाना चाहिए? व्हाई शुड ही गो टू कॉलेज डेली? उसे प्रतिदिन कॉलेज कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड यू गो टू कॉलेज डेली? The same pattern, the same technique, the same way by which you can make the sentences into 10 different sentences as you have already learned. तो पहला फील्ड शुड का जहां पर हम करते हैं वह है ड्यूटी। ये ड्यूटी को दिखलाने का काम करता है। जबकि आउट टू से, आउट टू का जो फील्ड है यह आपको दिखलाता है मोरल ऑब्लिगेशन को। मोरल ऑब्लिगेशन को यहां पर समझने की एक जरूरत पड़ेगी। मोरल ऑब्लिगेशन जैसे ही आप कहते हैं तो मोरल ऑब्लिगेशन से तात्पर्य हो जाता है आपका एक नैतिक बाध्यता का। नैतिक बाध्यता, जैसे ही आप कहते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, तो इसको हम सवार सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ नैतिक बाध्यता। अब यहां पर एक शब्द है नैतिकता। अब ये नैतिकता किसे कहते हैं? यह अच्छी प्रश्न है। नैतिकता शब्द का प्रयोग हम सभी अक्सर करते हैं, लेकिन क्या नैतिकता के मीनिंग को समझते हैं?
क्या नैतिकता को आपने देखा है? नो, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। नैतिकता को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आउट टू का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करता हूं आपके साथ। नैतिकता किसकी प्रॉपर्टी है? अगर आप गौर से देखें तो इस धरती पर किसकी प्रॉपर्टी है? इस धरती पर दो तरह की चीज पाए जाते हैं, दो या तीन तरह की चीज पाए जाते हैं। एक मानव, दूसरा जानवर, तीसरा पशु पक्षी। पशु पक्षी। क्या नैतिकता पक्षियों की प्रॉपर्टी है? क्या नैतिकता जानवरों की प्रॉपर्टी है? क्या नैतिकता मानव की प्रॉपर्टी है? वी द ह्यूमन बीइंग्स। आपका उत्तर होगा नैतिकता मानव की प्रॉपर्टी है। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व से नैतिकता बाहर निकल जाए, नैतिकता रहे ही नहीं, तो उस व्यक्ति में और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। एक आदमी और जानवर के बीच सिर्फ इतना ही मात्र अंतर है कि जानवर सोच समझ नहीं सकता, जबकि व्यक्ति सोच समझ सकता है। व्यक्ति की प्रॉपर्टी है नैतिकता, मानव की प्रॉपर्टी है नैतिकता। वह मानव जिसके अंदर में मानवता नहीं हो, इंसानियत नहीं हो, प्रेम नहीं हो, अपनापन नहीं हो, वात्सल्य नहीं हो, ममता नहीं हो, और इन सबसे बड़ी बात क्षमा करने का गुण नहीं हो, तो वह मानव तो हो ही नहीं सकता। तो फिर नैतिकता कहां से होगी? नैतिकता इज ए काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपके पास यदि दया का भाव नहीं है, मानवता का भाव नहीं है, इंसानियत का भाव नहीं है, तो निसंदेह आप मानव हो ही नहीं सकते और आपके अंदर नैतिकता होगी ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कहते हुए, खासतौर पर जो भारत में नेतागण हैं, एक दूसरे पर जब आरोप लगाते हैं तो बोलते हैं कि उसका तो नैतिक पतन हो रहा है। यानी मानव मूल्यों को वो खो रहे हैं, मानवीय गुणों को वो खो रहे हैं और जानवर बनने के रास्ते पर अग्रसर हैं। तो नैतिकता मानव का गुण है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं। ए मैन विदाउट मोरलिटी कांट बी ए मैन, ही इज सिमिलर टू एन एनिमल। नैतिकता एक व्यक्ति विशेष का गुण है, मानवता व्यक्ति का गुण है, इंसानियत व्यक्ति का गुण है, दया करना इंसान का गुण है, क्षमा करना मानव का गुण है। और अगर ये दया, क्षमा, इंसानियत, मानवता ये सब ना रहे तो मैं जाहिर 100% कह सकता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर में मानवता नाम की चीज, नैतिकता नाम की चीज नहीं है। तो सबसे पहले मानव बनने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप नैतिकता को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मानव बनने की जरूरत पड़ेगी, आदमी बनने की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप आदमी हैं, यदि आपके अंदर मानवता, आदमियत, इंसानियत, क्षमा, दया, प्रेम का भाव है तो आपके अंदर नैतिकता आ जाएगी। और वैसे भी शिक्षा का पहला कर्तव्य होता है व्यक्ति को मानव बनाना। मानव तो हम सभी हैं, जिनके पास भी दो पैर है, दो हाथ है, जो हमारे जैसे देखने में दिखाई पड़ते हैं, सभी मानव हैं। लेकिन क्या सही में मायने में वो मानव बन सकेंगे? तो आंसर मिलता है नहीं। जब तक शिक्षा को नहीं प्राप्त करेंगे, मानव बनने का गुण, नैतिकता का गुण उनसे काफी दूर रहेगा। एजुकेशन बैलेंस करती है इन सारे गुणों को, संतुलित करती है।
एक तरफ आपने देखा कि शुड के द्वारा हम ड्यूटी को दिखलाते हैं, ड्यूटी इज क्वाइट अनदर थिंग, मोरलिटी इज क्वाइट अनदर थिंग। अगर दोनों में हम महसूस करें शुड और आउट टू में, तो आउट टू इज मोर पावरफुल इन कंपेरिजन विद शुड। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि नैतिकता इज समथिंग इंस्पायरिंग थिंग्स इन कंपेरिजन विथ ड्यूटी। ड्यूटी में तो किसी के द्वारा सौंपा गया कार्य है, लेकिन नैतिकता में तो व्यक्ति का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। आपको यह पहचानना है कि किस वाक्य में नैतिकता है और किस वाक्य में ड्यूटी, आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे हमें अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर देना चाहिए, क्या है इस वाक्य में? थोड़ा सा ब्रेन चलाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, सर इसमें तो नैतिकता है। हमें प्रतिदिन समय पर स्कूल जाना चाहिए, सर इसमें तो ड्यूटी है। हमें अपने पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए। भाई पड़ोसी है मेरा, तो मेरा यह मानव धर्म होगा, सर इसमें नैतिकता है। आपको सुबह सुबह टहलना चाहिए, ड्यूटी है। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, सर इसमें मोरलिटी है, क्योंकि माता पिता मेरे हैं, मैं उनका बच्चा हूं, मैं उनका बेटा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूं। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ शुड एंड आउट टू। तो जहां मोरलिटी होगी, जहां पर नैतिकता को दिखलाना होगा, हम आउट टू का प्रयोग करेंगे, और जहां पर ड्यूटी को दिखलानी होगी वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। जैसे हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। गौर कीजिएगा, हिंदी के शब्दों के पीछे नहीं जाना है, एरिया के पीछे जाना है। चाहिए यहां पर भी था, लेकिन इसमें ड्यूटी दिख रहा था, कर्तव्य दिख रहा था। चाहिए यहां पर भी है, लेकिन इस वाक्य में नैतिकता दिख रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन दिख रहा है। तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, पैटर्न सेम होगा, हमें इस्तेमाल करना होगा वी आउट टू look after our parents। लुक आफ्टर वर्बल फ्रेज है जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। वी आउट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स एंड द सेंटेंस इज कंप्लीट। हां, यदि आप चाहें 10 में बदलना, कोई आपको मना नहीं करेगा। आदत को बरकरार रखना है, उस आदत को भूलना नहीं है। यदि आप कहना चाहते हैं कि क्या हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, कुछ नहीं, आउट टू में आउट को उठाएंगे बाहर, क्योंकि आउट टू दो शब्द है, और आप इस तरह से बोलेंगे आउट वी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की देखभाल नहीं करनी चाहिए, तो वी आउट नॉट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। व्हाट अबाउट द सेंटेंस यू वांट टू चेंज in interrogative, negative, including why, where, when, how, who and what? You are free to use them in your speaking and writing both। आपने देख लिया है कि शुड और आउट टू के बीच में कितना जबरदस्त अंतर है। अगर मैं मस्ट की बात करूं, तो मस्ट को डिफेक्टिव मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है। डिफेक्टिव मॉडल वर्ब, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज कि ये मस्ट को हम एक और अर्थ से जानते हैं कि जिस वाक्य में ये लगेगा वहां पर ये अवश्य का सेंस देगा।
अगर शुड और आउट टू चाहिए का अर्थ देता है तो मस्ट अवश्य चाहिए का अर्थ देता है। पहला प्रयोग, चाहे आपको मोरल दिखलाना हो या ड्यूटी दिखलाना हो, यदि आप फोर्स कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, अवश्य का प्रयोग है सेंटेंस में, तो आपको मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे तुम्हें अवश्य कॉलेज जाना चाहिए। पैटर्न सब सारे मॉडल्स का एक ही होता है। सेंटेंस हो जाएगी यू मस्ट गो टू कॉलेज। हां, कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का इंट्रोगेटिव व्हाई वेयर व्हेन हाउ का प्रयोग ना के बराबर करें, क्योंकि ये डिफेक्टिव मॉडल वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसका प्रयोग, इसका एरिया आपने एक देखा अवश्य चाहिए के अर्थ में। इसका एक बड़ा मजेदार प्रयोग होता है। ध्यान ये देंगे, हिंदी पर नहीं जाएंगे, उसके एरिया को देखेंगे, उसके भाव को पहचानेंगे। एरिया और भाव ही है जो आपको मॉडल सिखा सकता है। पहला एरिया, पहला भाव हम लोग के पास है, अवश्य चाहिए के अर्थ में हम इनका प्रयोग करेंगे। अवश्य चाहिए के अर्थ में। इसका दूसरा प्रयोग गौर कीजिएगा, बड़ा मजेदार बनता है। मस्ट का दूसरा प्रयोग जब हम करते हैं तो यह प्रोहिबिशन को दिखलाता है। प्रोहिबिशन, जिसे आप कह सकते हैं निषेध, बल्कि आप यह कह सकते हैं कड़ाई के साथ मना करना। कड़ाई के साथ। और जब कड़ाई के साथ आप किसी को मना करेंगे तो अकेले मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हम प्रयोग करेंगे मस्ट नॉट का। कड़ाई के साथ मना करना। जैसे आप किसी को मना करते हैं, मनाही, निषेध करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं। जैसे आप इन नंगे तारों को ना छुएं। जरा गौर कीजिएगा, इसमें चाहिए कहीं पर नहीं आया, लेकिन आपका भाव है, आपका एरिया है कि किसी को बहुत जोरदार तरीके से किसी काम को ना करने की आप एक सलाह दे रहे हो या एक ऑर्डर दे रहे हो। तो वैसी स्थिति में जब आप मना करेंगे, ना बोलेंगे, तो मस्ट नॉट का प्रयोग आएगा। जैसे आप इन नंगे तारों को ना छुएं। आप इन नंगे तारों को ना छुएं। इट मीन्स यू हैव टू से यू मस्ट नॉट टच these naked wires. You must not do that. You must not ring me. Whatever the sentence you want to share, you can use must not for showing the sense of prohibition. अगर किसी को जोरदार तरीके से मना करना है तो हम मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। एक और बड़ा मजेदार सा प्रयोग होता है मस्ट का, उसको भी हम लोग सीख लें। इस वाक्य में हम ऑर्डर को दिखलाने का काम करते हैं मस्ट से। मस्ट के द्वारा जोरदार तरीके से ऑर्डर भी देते हैं। जैसे आपने देखा, मस्ट नॉट से मना करते हैं तो मस्ट से ऑर्डर भी देते हैं। स्कूलों में आपने सुना होगा, स्कूलों में वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि कल सभी बच्चे पूरे यूनिफॉर्म में आए। आना चाहिए नहीं, आए। रूटीन इंचार्ज घोषणा करते हैं असेंबली से कि सारे बच्चे कल
पूरी यूनिफॉर्म में आए, तो वैसी स्थिति में इस आदेश को कैसे लिखेंगे? इस आदेश को सिंपल वे में लिख सकते हैं, all the students must come to school in a complete uniform tomorrow। अब इस वाक्य में आप कौन सा भाव पाते हैं कि सारे छात्र कल स्कूल में पूरी यूनिफॉर्म में आए? यहां चाहिए का भाव नहीं है, यहां पे ऑर्डर का भाव है। तो ऑर्डर को दिखलाने के लिए भी, एक तगड़े ऑर्डर को दिखलाने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जोरदार तरीके से मना करने के लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, और अवश्य चाहिए का सेंस देना हो तो भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यह थी मस्ट की एरिया। आउट टू में आपने सिर्फ एक एरिया देखा जिसको हम कहते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, और शुड में भी आपने अभी तक एक एरिया देखा है जिसे हम लोग जानते हैं ड्यूटी के नाम से। यानी ड्यूटी के क्षेत्र में हम शुड का प्रयोग करेंगे, मोरल ऑब्लिगेशन के क्षेत्र में हम आउट टू का प्रयोग करेंगे, और मस्ट का प्रयोग आपने देख लिया है। मैं पुनः शुड पर आ रहा हूं। इसका एक और एरिया है। शुड के द्वारा हम कंडीशन को दिखलाते हैं। कंडीशन मीन्स शर्त। और गौर से समझेंगे इस पैटर्न को। अगर आपने इसे सीख लिया तो लाखों करोड़ों सेंटेंस का निर्माण अपनी मस्तिष्क से आप कर सकते हैं। जैसे कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल कर जाओ। गौर कीजिएगा, इस वाक्य में कहीं पर चाहिए नहीं आया है। बहुत सारे छात्रों के मस्तिष्क में सिर्फ एक बात भरी हुई है कि चाहिए होगा तो हम शुड करेंगे। सीखें इसे। इंग्लिश टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द हिंदी सेंटेंस। अब इस वाक्य में कठिन परिश्रम करो, अगर गौर से देखें तो एक वाक्य है कठिन परिश्रम करो और दूसरा वाक्य है तुम फेल कर जाओ, और इनको जोड़ने का काम एक कंजक्शन करता है, और उस कंजक्शन का नाम है कहीं ऐसा ना हो कि। कहीं ऐसा ना हो कि, यह कंजक्शन है। दो सेंटेंस है। कठिन परिश्रम करो इंपैरेटिव सेंटेंस है, तुम फेल कर जाओ सिंपल असर्टिव है, और दोनों को जोड़ने का काम जो शब्द कर रहा है वह शब्द है लेस्ट। गौर कीजिएगा, लेस्ट यह आपका कंजक्शन है, लेकिन एक इसकी विशेषता है। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेकिन लेस्ट की विशेषता यह है कि लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके आगे गारंटी है कि शुड का ही हम प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के बाद क्योंकि कंजक्शन की तरह यह ट्रीट किया जाता है, लेस्ट के बाद यदि कोई सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा मॉडल शुड ही होगा, दूसरा कोई मॉडल्स नहीं आएगा। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर आधारित सवाल पूछे जा चुके हैं। अब इतना जानने के बाद आप आराम से लिख सकेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, कठिन परिश्रम करो, इट मीन्स लेबर हार्ड। कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट तुम फेल कर जाओ, यू शुड फेल।
It's quite easy to understand. Run fast, lest you should miss the train. Remember these techniques, lest you should not be able to speak out the English language. Write the answer quickly, lest your teacher should punish you. Just you develop the habit to speak, habit to write. तो दूसरा क्षेत्र जो है शुड का वह है कंडीशन। पहला क्षेत्र आपने देखा ड्यूटी, दोनों आपकी मस्तिष्क में आ चुकी है। एक और क्षेत्र को डिस्कस करते हैं शुड के सीखने के दौरान, और तीसरा इसका प्रयोग करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, यह प्रार्थना मंदिर वाली प्रार्थना नहीं है, यह प्रार्थना मानव के बीच में जो होती है वह प्रार्थना है, रिक्वेस्ट। और जब रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं तो रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति के पास एक बहुत सुंदर सी दौलत होती है जिसे हम कहते हैं पोलाइटनेस, विनम्रता। जितने भी संसार में रिक्वेस्ट से भरे हुए सेंटेंस हैं उसमें विनम्रता अवश्य होगी। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें विनम्रता के स्थान पर उदंडता है, तो जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट तो नहीं कही जाएगी, विनम्र तो बनना पड़ेगा। और वैसे भी विनम्रता मानव की प्रॉपर्टी है, आदमी की। विनम्रता जानवरों के पास नहीं मिलता और मिल भी नहीं सकता है। पोलाइटनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें विनम्रता का भाव आएगा। जैसे आप बोलते हैं, लाइन को समझेंगे, पंक्ति को समझेंगे, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? आपने ऐसा सुना होगा लोगों को हिंदी में बोलते हुए। क्या मैं आपकी कलम ले लूं? क्या मैं आपकी सहायता करूं? इस तरह के अनेकों वाक्य लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा। ठीक उसी तरह से क्या मैं यहां बैठ जाऊं, यानी बैठने के लिए आप विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के पास। ऐसी स्थिति में बैठ जाऊं, खा लूं, पी लूं, चला जाऊं, सहायता करूं, लाइक दैट। अगर ऐसे वाक्य आप सोचते हैं तो क्योंकि सेंटेंस अगर देखा जाए तो एक प्रकार से यह इंट्रोगेटिव है, तो इसी स्थिति में शुड को हम पहले रखेंगे और हमें लिखना पड़ेगा शुड आई सिट हियर? क्या मैं आपकी कलम ले लूं? शुड आई यूज योर पेन? क्या मैं आपकी सहायता करूं? शुड आई हेल्प यू? You can use these sentences as per your own comfortability. It means now it is quite clear that in the field of should we have three areas. The first one is duty, the second one is condition, and the third one is request. But when you want to show the sense of moral obligation, you are bound to use ought to. Must is known as a defective modal verb, so it will provide you the sense of avashya chahiye first, prohibition must not second, and by the help of must you can use the sense of order also. मैं समझता हूं कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप आराम से इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। चाहता तो हूं कि थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, और वैसे भी ज्ञान से भरा हुआ यह डिजिटल क्लास है, इसका आनंद तो उठाना ही चाहिए। और यदि हमारे छात्रों ने इसे 2 बार 3 बार वॉच कर लिया तो निसंदेह वो बिल्कुल हमारे जैसे
दूसरे लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे, और मैं ऐसा चाहता भी हूं। ज्ञान को बांटना चाहिए जितना हो सके, जितना संभव हो सके। मैं थोड़े से सेंटेंस, 3-4 सेंटेंस और बढ़ना चाहता हूं। प्लीज कोऑपरेट विथ मी। अगर यहां तक की बात आपकी क्लियर है तो एक छोटी सी बात आपको दिखाना चाहूंगा, जरा गौर करें। मैं सेंटेंस को लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं, 4 सेंटेंस दिखलाऊंगा। 3 सेंटेंस पहले दिखला देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था मैंने, तुम्हें ड्यूटी वाले क्षेत्र में कॉलेज प्रतिदिन जाना चाहिए। ये ड्यूटी वाले से मैं ले रहा हूं सेंटेंस को। एक दूसरा सेंटेंस, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। और एक मस्ट से भी ले लेता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना आए। तीसरा एक ले रहा हूं, तुम्हें अवश्य कॉलेज जाना चाहिए। गौर कीजिएगा, पहला सेंटेंस में ड्यूटी का भाव है, दूसरा सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन का भाव है, तीसरा सेंटेंस में अवश्य लग गया है मस्ट के साथ। मस्ट वही जो डिफेक्टिव मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें इन तीनों सेंटेंस में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर कीजिएगा, अगर इन तीनों सेंटेंस में मैं सिर्फ एक शब्द को जोड़ दूं, सिर्फ एक शब्द अंत में, तो पूरा सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा और बोलने में, लिखने में बड़ा आनंद देता है। सिर्फ एक शब्द को बदल देने मात्र से, सिर्फ एक शब्द को बदल दिया जाए तो अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कितनी बड़ी, कितनी नई नई सेंटेंसेस आ गई। सीखना भी आसान हो जाएगा। कैसे? चलिए बदल कर देखते हैं। सेंटेंस को सुंदर बना रहा हूं। अगर सुंदर सेंटेंस बनाने की बात आपको याद आ रही होगी पिछले कुछ क्लासेस में, तो आप मेरी बातों को पकड़ सकते हैं। तुम्हें कॉलेज प्रतिदिन जाना चाहिए, मैंने इसमें सिर्फ एक छोटा सा वर्ड जोड़ रहा हूं, जाना चाहिए था। पूरा सेंटेंस बदल गया। तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, इसमें एक छोटा सा वर्ड जोड़ रहा हूं, थी। तुम्हें अवश्य कॉलेज जाना चाहिए, इसमें मैं एक छोटा सा वर्ड जोड़ रहा हूं, था। पूरा सेंटेंस सुंदर हो गया। सुंदर क्यों हो गया आपको पता है? सुंदर इसलिए हो गया कि हम बोलेंगे असर्टिव, लेकिन अर्थ निकलेगा निगेटिव। आपको एक्सप्रेशन डेवलप करने में आनंद आएगा जब इस तरह की सेंटेंसेस को आप मस्तिष्क में रखकर लिखने और बोलने का काम करेंगे। तुम्हें कॉलेज प्रतिदिन जाना चाहिए था, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है तुम प्रतिदिन कॉलेज नहीं गए। तुम प्रतिदिन कॉलेज नहीं गए। तुम प्रतिदिन कॉलेज नहीं गए, पास्ट इंडेफिनिट। यू कैन राइट, यू नो हाउ टू राइट द सेंटेंस। तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए थी, मतलब तुमने अपने माता पिता की देखभाल नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट। तुम्हें अवश्य कॉलेज जाना चाहिए था, अर्थ तुम अवश्य कॉलेज नहीं गए। तीनों के तीनों सेंटेंस आपके असर्टिव हैं और इसकी खूबसूरती यह है कि यह निगेटिव अर्थ देता है। अब इस तरह के सेंटेंस को कैसे लिखें, क्या पैटर्न होगी सेंटेंस का? तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्योंकि चाहिए है, इसमें ड्यूटी दिख रहा है, तो हम सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद शुड को लाएंगे।
और गौर कीजिएगा, शुड अगर अकेले होता तो V1 लेता, लेकिन इसको एक साथी और देते हैं, और जो साथी देते हैं वो हमेशा के लिए एक ही वर्ड देंगे, हैव। कभी भी भूल से हैज नहीं करेंगे, कभी भी भूल से हैड नहीं करेंगे। जब भी होगा मॉडल्स के साथ तो हैव ही आएगा। अगर ये शुड अकेले होता तो V1 लगता, लेकिन अपने साथ एक साथी को लेकर आया है तो थोड़ी सी इज्जत सम्मान तो देनी पड़ेगी इसे। यहां पर V1 नहीं, हम V3 का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के बाद आपको पता है कि क्या होता है, इसके आगे ऑब्जेक्ट, इसके आगे डॉट डॉट डॉट। आपका सेंटेंस लाखों करोड़ों जितना आप सोच सकते हैं बोलिए और लिखिए। बीच वाले सेंटेंस में दूसरे नंबर पर मोरल ऑब्लिगेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी पैटर्न को लाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आउट टू, आउट टू, उसके बाद इससे भी एक साथी की आवश्यकता पड़ेगी और वह साथी होगा हैव। बच्चे गलती क्या करते हैं, छात्र से गलतियां क्या हो जाती है, वो लिख डालते हैं आउट हैव टू, आउट हैव टू, जबकि होना चाहिए आउट टू हैव। यह सीक्वेंस है, यह तरीका है। और क्योंकि अब इसके साथ हैव आ गया, अगर आउट टू अकेले होता तो V1 होता, लेकिन हैव आ गया तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद जैसे मन करे वैसे शब्दों को अरेंज कर देते हैं, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक वैसे ही तुम्हें अवश्य कॉलेज जाना चाहिए था, यहां भी हम मस्ट को लाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डाल देंगे मस्ट को, और इसको भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, एक साथी देंगे और वह साथी होगा हैव का ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद जैसे मन करेगा सेंटेंस में शब्दों को रख देंगे। सेंटेंस इज इजी टू अंडरस्टैंड। पहला सेंटेंस क्या हो जाएगी, तुम्हें कॉलेज प्रतिदिन जाना चाहिए था। इस सेंटेंस को लिख डालेंगे यू should have gone to college every day, या आप डेली भी लिख सकते हैं। आप इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं, निगेटिव करना चाहते हैं, व्हाई वेयर व्हेन हाउ का प्रयोग करना चाहते हैं, हु और व्हाट का प्रयोग करना चाहते हैं, खूब छूट कर करें और बिल्कुल वैसे ही करें जैसा आपने टेंस में सीखा है। क्या तुम्हें प्रतिदिन कॉलेज जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन टू कॉलेज एवरी डे। तुम्हें कॉलेज प्रतिदिन कैसे जाना चाहिए था, हाउ शुड यू हैव गॉन टू कॉलेज एवरी डे। इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ द टाउट and experienced, whatever the experience you have got in the form of habit, you just try to change them into 10 different sentences. The second one just see, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए थी, हमें कहना पड़ेगा you ought to have looked after your पेरेंट्स। गौर कीजिएगा, आउट टू हैव, मैं फिर से बोल रहा हूं आउट टू हैव, क्योंकि आउट हैव टू करेंगे तो टू के बाद तो V1 होता है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आउट टू हैव करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और नीचे जो अंतिम है, तुम्हें अवश्य कॉलेज जाना चाहिए था, तो इसे भी हम लोग लिख डालें यू must have gone to college daily। अच्छा, डेली नहीं है इसमें, डेली को काट दीजिए। I hope now you can feel yourself confident to frame the new sentences using the models should, ought to and must. You can also use should have, ought to have
and must have, and you know very well that after have what will be? Naturally verb third form, and after verb object, and before modal subject. This is the simple understanding of the sentence pattern. एक अंतिम बात, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे वाक्यों को भी बोल जाते हैं, गौर कीजिएगा। जैसे उसे इतना नीच नहीं होना चाहिए था। या तुम्हें इतना दयालु नहीं होना चाहिए था। एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर शुड हैव है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो जाहिर सी बात है चाहिए था वाला सेंटेंस बनेगा। लेकिन शुड हैव के बाद यदि नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, गौर कीजिएगा, एडजेक्टिव या नाउन आ जाए, तो वैसी स्थिति में हमें प्रयोग करना चाहिए शुड हैव बीन। आप गौर करेंगे, ये शुड, ये हैव और ये बिन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर शुड हैव के बाद, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि शुड हैव के बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यदि शुड हैव के बाद आपका वर्ब ना आकर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए सेंटेंस में अर्थ के मुताबिक, तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में बिन का प्रयोग करना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? उसे इतना नीच नहीं होना चाहिए था। यानी इसमें निगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस आमतौर पर निगेटिव बन भी जाते हैं। उसे इतना नीच नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ही should not have been so mean. mean means नीच, एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किया जा रहा है। तुम्हें इतना दयालु नहीं होना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव के बाद क्योंकि आगे में वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बिन का प्रयोग करेंगे जो होना का अर्थ देता है। बी वाज बिन, तो यहां पर लिखना पड़ेगा यू शुड नॉट हैव बिन शो काइंड। आई होप these tips will be helpful for developing your mental power. Now, I think this is enough for the understanding of three models: should, ought to, and must. You just do practice at your home, write many more sentences, speak many more sentences with your friends, with your family members, and see the magic of your own development. Now, with these words, I am going to conclude today's session. Thank you very much.